दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, रतन भैया खादान में पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, जिसमें एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आता है और रतन भैया के ऊपर गिर जाता है, जिसमें रतन भैया का दाहिना पैर बेकार हो जाता है। हालात से मजबूर होकर राधा भाभी अपनी देवरानी शीला के यहाँ नौकरानी का काम कर लेती हैं। फिर एक दिन शीला एक बेटे को जन्म देती है। बेटा होने की खुशी में शीला के घर पे उत्सव था, जिसमें राधा भाभी तोहफे के तौर पर बच्चे के लिए लंगोटियां सिल कर ले जाती हैं। राधा भाभी के तोहफे की शीला भरे समाज में बहुत बेइज्जती करती है और उनका बहुत अपमान करती हैं, जिससे राधा भाभी दुखी होकर घर वापस लौट आती हैं। अब रतन भैया उनसे सारा हालचाल पूछते हैं। राधा भाभी कुछ बताती नहीं है। अब इसके आगे। अरे तुम आ गई? अरे कहाँ चल दी? अरे हमें भी तो बताओ, वहाँ क्या क्या हुआ? अरे वही हुआ जो होना चाहिए था। वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए, दौड़ कर आए, मेरे पैर छुए, बहुत आदर किया उन लोगों ने मेरा। भगवान उन दोनों को हमेशा खुश रखे। अरे हमारी नजरों से दूर हो गया तो क्या हुआ, हमारे दिल के तो बहुत नजदीक है ना। और ये बताओ, और क्या क्या हुआ? और उन्होंने मुन्ना को हमारी गोदी में दे दिया। कैसा है हमारा मुन्ना? बहुत सुंदर, बिल्कुल राजू पे गया है। भगवान उसको लंबी उम्र दे। अरे हम न कहते थे कि राजू तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा, तुम्हारे पैरों को हाथ लगाएगा, तुम्हें बहुत सम्मान देगा। आखिर हमारा छोटा भाई है ना, भगवान उसे हमेशा खुश रखे। राधा भाभी अपने साथ हुए उस दुर्व्यवहार को छुपा ले जाती हैं और रतन भैया को कुछ नहीं बताती और चुपचाप वहाँ से रोते हुए निकल जाती हैं। तभी राधा भाभी देखती हैं कि मुन्ना खाना खा रहा है। अरे ये क्या बेटा, मैं तो तुझे खाना खिलाकर गई थी। ये तो चाचा का खाना है बेटा। अगर तू चाचा का खाना खा लेगा तो तेरा चाचा क्या खाएगा? तभी बिरजू घर पहुंच जाता है और मुन्ना और राधा भाभी की सारी बातें चुपचाप सुन लेता है। माँ, चाचा तो वो रोटियां खाते हैं जो तुम राजू चाचा के यहाँ से काम करके लाती हो। बेटा अब वो काम नहीं रहा, ना तो अब वहाँ से रोटियां मिलेंगी और ना रुपया। ठीक है माँ, इसे चाचा खा लेंगे और मैं सिर्फ पानी से पेट भर लूंगा। माँ, चाचा तो वो रोटियां खाते हैं जो तुम राजू चाचा के यहाँ से काम करके लाती हो। बेटा अब वो काम नहीं रहा, ना तो वहाँ से रोटियां मिलेंगी और ना रुपए। ठीक है माँ, इसे चाचा खा लेंगे और मैं सिर्फ पानी से पेट भर लेता हूँ। मैं आज तक भैया भाभी का पेट काट कर खाता रहा, वर्षों वर्षों मुन्ना का निवाला छीनता रहा। छी, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिरजू अपने कबड्डी प्रोग्राम का पेपर जो दिल्ली से आया था उसे फाड़कर वहीं फेंक देता है और वह पैसे कमाने के लिए निकल पड़ता है। 5,000 कमाइए, 5,000 कमाइए। बिरजू बुल फाइट करने जाता है, लेकिन वह घायल होकर हार कर घर लौट आता है, जिससे रतन भैया उसको बहुत फटकार लगाते हैं। बिरजू, मैं अपाहिज हो गया, इसलिए तू अपनी मनमानी करता रहता है। हाँ, हम मर गए थे या हमारी लाश पर कफन नहीं था जो अंतिम क्रियाकर्म करने के लिए तू पैसे इकट्ठे करने निकला था? हिम्मत और मेहनत करने की शक्ति अभी रतन में है। मैं कोई बेकार भिखारी नहीं हूँ। चुप हो जाइए ना। तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो? इसे डांटने के बजाय तुम मुझे चुप रहने के लिए कह रही हो? अरे ये मेरा छोटा भाई नहीं है,
मेरी माँ की अमानत है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता? जिस दिन जिस दिन जिस दिन मेरे पैर पर वो पत्थर गिरा था, मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है इसके जख्म देखकर। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीते जी मर गया हूँ। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अब ये एंदा एंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। चल बिरजू, चल चल ना। इस तरह राधा भाभी रतन भैया के गुस्से को किसी तरह शांत कराती हैं और बिरजू को लेके वहाँ से चली जाती हैं। इधर सेठ करोड़ीमल अपने आदमियों को फटकार रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अभी तक वो रतन आराम की नींद सो रहा है और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे खड़े हो, कमबख्त कहीं के। जब तक वो कमीना दर दर का भिखारी नहीं बन जाएगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। वकील जी, सेठ जी, आज ही नोटिस भेजो। अगर 7 दिन के अंदर उसने रकम सूद समेत नहीं वापस किया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। लाला रतन भैया के घर पे नोटिस भेज देता है। नोटिस रतन भैया के घर पर पहुंच जाती है। क्या हुआ? क्या है ये? राधा, सेठ करोड़ीमल ने नोटिस भेजा है। जो हमने राजू की पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए थे, उसने नोटिस लिख के भेजा है कि अगर 7 दिन के अंदर उस रकम को हमने सूद समेत वापस नहीं किया तो हमें घर से बेघर कर देगा। अब क्या होगा? कुछ नहीं राधा, घबराओ नहीं। जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। अरे अरे, अभी ये तेरा रतन जिंदा है ना, अभी मरा नहीं है। बिरजू अपने भैया भाभी की ये बातें सुन रहा था। माँ, क्या अब ये घर हमारा नहीं रहेगा? हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा? नहीं, नहीं मुन्ना, नहीं। राधा भाभी अपने मकान को बचाने के लिए शीला के पास जाती हैं। मेरी जूती से मकान रहे या जाए। अरे मेरे घर पे कोई नोटों का पेड़ नहीं लगा है जो जब जी चाहे तोड़ कर दे दूं। आ जाती हैं बिना बताए, मुंह उठाए। शीला, खानदानी मकान पर अगर सेठ ने कब्जा कर लिया तो हमारी और खानदान की इज्जत क्या रह जाएगी? और फिर राजू उस खानदान से अलग नहीं है ना? वो तो उसी दिन अलग हो गए थे जिस दिन घर से बाहर निकले थे। कर्ज जिसने लिया है वही अदा करे, और फिर तुम्हारी करने की सजा हम क्यों भुगतें? कर्ज उन्होंने अपने लिए नहीं लिया था। राजू की नौकरी के लिए सेठ ने 2 लाख रुपए मांगे थे। उसी के लिए मकान को गिरवी रखना पड़ा था। तभी वहाँ बिरजू पहुँच जाता है। झूठ क्यों बोलती हो? क्या ये कहते हुए शर्म आती है कि तुम लोगों ने अपनी मौज मस्ती के लिए उस मकान को गिरवी रख दिया? अपना घर लुटाकर अब मेरे घर पे नजर लगाने आई है? क्या बक रही है शीला? बकती मैं नहीं, बकती तू है। चल जा यहाँ से। इतना कहकर शीला राधा भाभी को धक्का मार देती है। तभी वहाँ बिरजू आकर राधा भाभी को संभाल लेता है। बिरजू को देखकर शीला डर जाती है और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। बिरजू दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारी देवी जैसी भाभी को धक्का दिया? ये दूंगा भी खींच के। बिरजू, क्या कर रहा है तू? छोड़ दे इसे। छोड़ो मुझे भाभी। अरे मैं इस नागिन का सर कुचल के रख दूंगा। तभी वहाँ राजू आ जाता है। बिरजू, जलील कमीने, अरे तू अपनी भाभी पर हाथ उठाता है। मैं जलील हूँ, कमीना हूँ, और ये शरीफ है जिसने हमारी देवी जैसी भाभी पर हाथ उठाया। अरे उस भाभी पर जिसने अपना सब कुछ बेचकर तुझको पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया। अरे तो कौन सा एहसान किया है? उस जायदाद पर हमारा भी हिस्सा है। अरे तू हिस्से की बात करता है? हाँ, मैं हिस्से की बात करता हूँ। बिरजू, राजू रास्ता भटक गया है। तू यहाँ से चल, तुझे मेरी कसम, चल। इस तरह राधा भाभी
बिरजू को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। सुनो, हम्म। लगता है इसके सर पर खून सवार है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं किसी दिन कुछ कर न बैठे। अरे कुछ करने से पहले मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। राजू और बिरजू दोनों सगे भाई होने के बावजूद दोनों के विचारों में और व्यवहार में इतना फर्क क्यों था? राधा भाभी बिरजू को लेकर घर पहुंचती हैं तो वहां रतन भैया इंतजार कर रहे थे। कहाँ गई थी? मैं पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ गई थी? वो मैं राजू के घर गई थी। किससे पूछ कर गई थी? राधा, क्या तुमको अपने पति पर भरोसा नहीं रहा जो तुम अपने देवर की चौखट पर भीख मांगने पहुंच गई? क्या लाला के आदमी आकर रतन भैया के घर पर कब्जा करके उनको घर से बाहर निकाल देंगे या राजू करेगा उनकी मदद? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।